नमस्कार साथियों। आज हम भारत के राष्ट्रपिता बापू के जीवन काल का एक अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बापू के द्वारा लिखी पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह आत्मकथा हम सभी देशवासियों को सुनना और जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं। कुल 5 भाग में से पहला भाग, जो कि जन्म से संबंधित है। संभवतः गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेके पिछले 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी और ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकार अविनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिने हाथ तो पोरबंदर को अर्पित कर चुका हूँ। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से 4 पुत्र थे और दूसरे से 2। इनमें 5वें करमचंद गांधी अथवा कवा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कवा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजनीतिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार में पेंशनर थे। कवा गांधी के भी 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थी। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। उनका व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। माता व्यवहार कुशल थे। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादोवदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि सुदामापुरी भी कहलाता था, 12 में मेरा जन्म हुआ। बापू का बचपन काल। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। ग्रामशाला में, उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुँचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हृदय सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि
हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के पांचों शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पे उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख ना सका। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक़ नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबका कच्चा रह जाता। ऐसी हालात में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती, किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण प्रीत भक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर ले जाते थे। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक़ था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही ना थका। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम में हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई, उनके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण का अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इनमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। उस पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया। इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति के काम करते और लेते तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही ना था। ना जाने में मेरा शर्मीला स्वभाव भी एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और उनको सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दे दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था।
शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिरी पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने ठीक रकम का स्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के साथ दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 स्मरण उल्लेखनीय है। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उस दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगी थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझा कर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही ना सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें परिमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग करना है। उसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बन रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे तो कठिनाई हो, सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूँ हराना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाए गए
और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो भाषाएं सीखना ना सिर्फ बोझ रूप ना होगा बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। असल में तो हिंदी गुजराती संस्कृत एवं भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। बापू के बाल विवाह का काल। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों तो पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ ही 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे एकाध साल शायद अधिक ही होगी, और मेरा, हम दोनों भाई को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। 30 पर राज प्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुँचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुई ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी वे वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात जो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं आई। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। कस्तूरबाई में यह भावना थे या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थे, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का और संतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावनाएं एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वास्व में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। साला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिले यह विचार बना ही रहता। वियोग और सहन था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता।
मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। बापू के दुखद प्रसंग। हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही विश्वास पात्र दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने दूसरे को सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता में मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई के कक्षा में थे। मैं देख सकता था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी तीनों को यह सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अपनी अभिमानी पति क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत किया, उनके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्विज्ञ हैं। अंग्रेज हम इसलिए राज्य करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति खाते हैं, सो क्या बिना समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही ना था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना आ जाए, उधर से चोर ना आ जाए और तीसरी जगह से सांप ना निकल आए। इन्हीं दिनों नर्मद का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दवाई, देसी रहे दवाई, जाने बेनाम शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पुड़ो, पुड़ो 50 ने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज़ है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेज को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चय हुआ। निश्चित दिन आया।
अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने का शर्म भी थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहाँ कोई देख न सके, और वहाँ मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज़ मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कै होने लगी, खाना छोड़ देना पड़ा। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा करते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। यह झूठ सौ भी माँ के सामने, और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं तब तो उन पर बिजली सी टूट पड़ेगी। यह विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था पर खुद ही गिर गया, और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी मुसीबत के कारण मैं वह विचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहाँ मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठ गया, पर मुंह से बोल ना निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे दो चार खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा, और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे चार प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थितियों के बापू का चोरी और प्रायश्चित का काल। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक़ लगा। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते, हमने इन्हें चुराना शुरू किया। बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे, और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े दो चार पैसों में से हमने एकाध पैसा चुराने की आदत डाली, और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे दो चार पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम उब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने के मृत्यु होती है।
हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। दोनों मौत से डरे और यह निश्चित किया कि राम जी के मंदिर में जाके दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असहन हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूँगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ ना खुली। आखिर मैंने यह तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में मेरा सारा दोष स्वीकार किया और सज़ा चाही। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठियाँ पढ़ी, आँखों से मोती की बूंदें टपके, चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आँखें मूंद दी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज संपूर्णता के साथ खींच सकता। आज भी वह मेरी आँखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंद के उस प्रेमवान ने मुझे बैध डाला, मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। बापू के पिता की मृत्यु और मेरी दोहरी लज्जा। पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शैय्यावस्थ थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। यद्यपि रोज़ रात को मैं पिताजी के पैर को दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती थी तो मैं खुश होता और पिता के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट बीती होंगे। इतने में मैं जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार है,
मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता? मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांध ना होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब ना होता। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका, और मैंने हमेशा माना कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह उस सेवा में रह गई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। बापू का धार्मिक समभाव का विकास। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाले अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो हवेली से ना मिला वह मुझे अपनी ध्याय रंभा से मिला। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज है। जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले विलेश्वर के लाधा महाराज रामचंद्र जी के परम भक्त थे। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते थे और श्रोताजनों को भी लीन कर देते थे। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिले। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और हम भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्मचारियों में से भी कोई ना कोई हमेशा आते रहते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर रसपूर्वक सुना करते थे। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्म के सम्मान का भाव पैदा हो गया। एक ईसाई धर्म अपवाद रूप था, उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वालों की बुराई करते थे। मुझे यह असहन मालूम हुआ। मैं एकाध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा, दूसरी बार फिर वहां खड़े रहने की इच्छा ही ना हुई। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की दीक्षा देते समय गौमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उनकी पोशाक भी बदल दी गई और ईसाई बनने के बाद वे भाई कोट
पतलून और अंग्रेजी टोपी पहनने लगे। इन बातों से मुझे पीड़ा पहुँची। जिस धर्म के कारण गोमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े और अपनी पोशाक बदलनी पड़े, उसे धर्म कैसे कहा जाए। मेरे मन में यह दलील की। फिर यह भी सुनने में आया कि जो भाई ईसाई बने थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म की, रीति रिवाज की और देश की निंदा करना शुरू कर दिया था। इन सब बातों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति संभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। पर एक चीज़ ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र एक समावेश सत्य है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। फिर नीति का एक छप्पे दिल में बस गया। उपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है। यह एक जीवन सूत्र ही बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए। वह चमत्कारी छप्पे यह है। बापू का विलायत की तैयारी। सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे अध्यापकों के व्यवहारों में ना रस आता और ना ही मैं उन्हें समझ पाता। उनमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय में सामलदास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण माऊ जी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वे छुट्टी के इस दिन के घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं सामलदास कॉलेज में ही हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कवा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाए तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विद्यालय भेजना चाहिए। केवल राम माऊ जी दवे के लड़के का नाम कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है। 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हज़ार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विद्यालय भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं। वह उनके नाम सिफारिशी पत्र दे देगा तो इसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने माऊ जी दवे को हम इसी नाम से पुकारते थे। मेरी तरह देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के स्वीकार होने में उन्हें कोई शंका ही ना हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या नहीं? पढ़ते रहना। मुझे तो भाता था। मैंने वैद्य ने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा मुझे विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा है। माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ, मेरी बात पर विचार कर देखिए।
जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। माताजी को कुछ सूझ न पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लैली साहब एडमिनिस्ट्रेट हैं। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज्य की तरफ से मुझे थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। मुझे यह सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं पोरबंदर पहुंचा। चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया। सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनकी रहन सहन में और साहबों की रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा। मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाज़त तो तेरी माँ की ही है। अगर वह मुझे इजाज़त दे दे तो खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राज़ी करना होगा। पर लैली साहब के नाम आप मुझे सिफारिश पत्र तो देंगे ना? चाचा जी ने कहा, शोक मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन हैं। तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे ज़रूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। मैंने लैली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिले और मुझे यह कहकर ऊपर चले गए, तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना। अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी से के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उसने 2-3 हज़ार से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माता जी कैसे समझते? उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं। कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं। कोई कहता वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माता जी ने मुझे यह सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते? माता जी बोले, मुझे तेरा विश्वास है, पर तू दूर देश में क्या होगा? मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। मैं बेचर जी स्वामी से पूछूंगी। बेचर जी स्वामी मूड बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वे बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों के व्रत लिवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। इन्होंने प्रतिज्ञा लिया और मैंने मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माता जी ने आज्ञा दी। बड़ों से आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए। अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी छूट न सका। अब जाति बहिष्कृत। माता जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर
मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंचा। बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मूढ़ बनिया विलायत नहीं गया था। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने में मुझे ना तो संकोच हुआ ना डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। तीस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेस मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्या अध्ययन ही करना है। फिर जिस बातों को आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माता जी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ। आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे दो चार बातें सुनाई। मैं निर्णय में इस बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातियुक्त माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे ₹1.25 दंड का लिया जाएगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। सन 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। आखिर लंदन पहुंचा। जहाज़ में मुझे समुद्र का तो जरा भी कष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता था। स्टुअर्ड के साथ बातचीत करने में भी शर्माता था। अंग्रेजी में बातें करने की मुझे आदत ही ना थी। मजुमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल ना पाता था। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुँचे। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपतराम शुक्ल के नाम, प्रिंस रंजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैंने साउथैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा था। जहाज़ में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजुमदार और मैं उस होटल में पहुँचे। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशाक की शर्म से ही पर गड़ा जा रहा था। 30 पर होटल में पहुंचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद लिया। मैंने अनजाने रेशमी रोएं वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी में रोएं खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा तो मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उसने रोकने की नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध ना हो।
समझिए कि यही से यूरोप की रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ें छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है वह यहाँ आवश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। मेरी पसंद। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुँचे। वहाँ उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मैंने आभारपूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुँचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा, अंग्रेज़ी रीति रिवाज सिखाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनवाए तो क्या बनवाए। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेने की रीत है। इससे अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी यह हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। वह तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश से अपने देश में कुछ भी ना ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुझे वह अच्छा भी लगता है। जहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ खाया और या जहाँ खाने की खास ज़रूरत है वहाँ छोड़ा। यह कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस नहीं हुआ। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा के बंधन तोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूँ, आपका आशय समझता हूँ। आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। मैं यह भी देख रहा हूँ कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूँ। मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रहे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस अब मैं बहस नहीं करूँगा कहकर वे चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया। डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट
केसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर खोज निकाला और मुझे वहाँ रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उससे मैंने मांस त्याग की बात कही। बुढ़िया ने मेरी सब संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ भी मुझे रोज़ भूखा रहना पड़ता था। मैंने घर से मिठाई वगैरह खाने की चीज़ें मंगाई थी, पर वे अभी आई नहीं थी। सब कुछ फीका लगता था। बुढ़िया हमेशा पूछती, पर वह करे क्या? तिस पर मैं अभी तक शर्माता था। बुढ़िया के 2 लड़कियां थी। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं की थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक़ मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ और पेलमेज गैजेट, इस पत्र को सरसारी निगाह से देखा जाता था, पर शुरू में तो इसमें मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता होगा। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने भी कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद हैं। मैं रोज़ 10-12 मील चलता था। किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता था, पर उससे संतोष ना होता था। इस तरह भटकता हुआ एक दिन मैं फेरिंगडन स्ट्रीट पहुंचा और वहां वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अन्नाहारी भोजनालय का नाम पढ़ा। मुझे वह आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज़ मिलने से होता है। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशे वाली खिड़की के बिक्री की पुस्तकें देखी। उनमें मुझे सॉल्ट की अन्नाहार की हिमायत नाम पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वह खरीद ली और फिर भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहाँ पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी। मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी। सभ्य अंग्रेजी पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के न्योता दिया। वहाँ जाने से पहले मुझे उसके साथ हॉवर्न भोजन गृह में भोजन करना था। सैकड़ों के बीच हम 2 मित्र एक मेज़ के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई। वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ। मित्र से क्या पूछता। मैंने परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में भी एक भी शब्द मुंह से ना निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। अब तक मैं कुटुंबों में रहता था, अब उसके बदले अपना ही कमरा लेकर रहने का मैंने निश्चय किया और यह भी तय किया कि काम के अनुसार और अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलता रहूँगा। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किए
जहां से काम की जगह पर आधे घंटे से पैदल पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बचे। इससे पहले जहां जाना होता वहाँ का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण मैं रोज़ 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। खासकर इस एक आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़ा होऊंगा। मेरा शरीर काफ़ी कस गया। कुटुंब में रहना छोड़कर मैंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए, दूसरा बैठक के रूप में। यह फेरफार की दूसरी मंजिल कही जा सकती है। तीसरा फेरफार अभी होना शेष था। इस तरह आधा खर्च बचा, लेकिन समय का क्या हो। मैं जानता था कि बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मुझे बेफिक्री थी। पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी। लेली साहब के शब्द "तू बीए हो जाओ फिर आना" मुझे चुभते थे। मैंने सोचा मुझे बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से मिला। मैंने देखा कि वहाँ जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी। मैं 3 साल से अधिक रह नहीं सकता था। किसी मित्र ने कहा, अगर तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो। उसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुझे यह सुझाव अच्छा लगा, पर परीक्षा के विषय देखकर मैं चौंका। लैटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? पर मित्र ने सुझाया, वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इससे सिवाय लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता है। इस सब दलीलों का मुझ पर असर हुआ। मैंने सोचा मुश्किल हो चाहे ना हो, पर लैटिन तो सीख के ही लेनी है। फ्रेंच की शुरुआत की हुई पढ़ाई को पूरा करना है। इसलिए निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था, उसमें भर्ती हो गया। वहाँ हर 6ठे महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। यह काम मेरे बूते के बाहर था। परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने की जगह मैं अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। समय पत्रक बनाया, एक मिनट का उपयोग किया, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की तैयारी कर सकूं। परीक्षा में बैठा, लैटिन में फेल हो गया। दुख तो हुआ, पर हिम्मत नहीं हारा। लैटिन में रुचि पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि दूसरी बार परीक्षा में बैठने से फ्रेंच अधिक अच्छी हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूँगा। प्रयोगों के अभाव में रसायन शास्त्र मुझे रुचता ही न था। यद्यपि अब देखता हूँ कि उसमें खूब रस आना चाहिए था। देश में तो यह विषय सीखा ही था, इसलिए लंदन की मैट्रिक के लिए भी पहली बार इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था, मुझे भी आसान प्रतीत हुआ। पुनः परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में अधिक सादगी लाने का प्रयत्न किया। मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कुटुंब की गरीबी के अनुरूप मेरा जीवन सादा नहीं बना है। भाई के तंगे के और उनकी उदारता के विचारों ने मुझे व्याकुल बना दिया। जो लोग हर महीने 15 पाउंड 8 पाउंड खर्च करते थे, उन्हें तो छात्रवृत्तियां मिलती थी। मैं देखता था कि मुझसे भी अधिक सादगी में रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे गरीब विद्यार्थियों के संपर्क में ठीक ठीक आया था। एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और लोकार्ड की
कोको की सस्ती दुकान में 2 पेन का कोको और रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। उससे स्पर्धा करने की तो मेरी शक्ति नहीं थी, पर मैंने अनुभव किया कि मैं अवश्य ही 2 के बदले 1 कमरे में रह सकता हूँ और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकता हूँ। इस प्रकार मैं हर महीने 4 या 5 पाउंड में अना निर्वाह कर सकता हूँ। सादगी के रहन सहन पर पुस्तकें भी पढ़ चुका था। 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 सीलिंग पर 1 कमरा किराए पर लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 20 मिनट खर्च होते थे। ओट मील की लपसी बनाने और कोको के लिए पानी उबालने में कितना समय लगता। दोपहर का भोजन बाहर कर लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खा लेता। इस तरह मैं 1 से सवा सीलिंग के अंदर रोज़ के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गया। यह मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा बन जाने के समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और पास हुआ। लज्जाशीलता मेरी ढाल। अन्ना हरि मंडल की कार्यकारिणी में मुझे चुन तो लिया गया था और उसमें मैं हर बार हाजिर भी रहता था, पर बोलने के लिए जीभ खुलती ही ना थी। डॉक्टर ओल्डफील्ड मुझसे कहते, मेरे साथ तो तुम काफ़ी बात कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जीभ ही नहीं खोलते। तुम्हें नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। यह बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे सब समिति में अपनी अपनी सम्मति प्रकट करते, तब मैं गूंगा बनकर ही बैठा रहता था। मुझे बोलने की इच्छा ना होती सो बात नहीं, पर बोलता क्या। यह चीज़ बहुत समय तक चली। इस बीच समिति में एक गंभीर विषय उपस्थित हुआ। उसमें भाग ना लेना मुझे अन्याय होने देने जैसा लगा। टेम्स आर्यन वर्क्स के मालिक मी हिल्स मंडल के सभापति थे। वे नीति के कट्टर हिमायती थे। कहा जा सकता है कि मंडल उनके पैसे से चला रहा था। समिति के कई सदस्य तो उनके ही आश्रय निभ रहे थे। इस समिति में डॉक्टर एलिंसन भी थे। उन दिनों संतानोत्पत्ति पर कृत्रिम उपायों से अंकुश रखने का आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर एलिंसन उन उपायों के समर्थक थे और मजदूरों में उनका प्रचार करते थे। मी हिल्स को ये उपाय नीति नाशक प्रतीत हुए। उनके विचार में अन्ना हरि मंडल केवल आहार के ही सुधार के लिए नहीं था, बल्कि वह एक नीति वर्धक मंडल भी था। इसलिए उनकी राय थी कि डॉक्टर एलिंसन के समान समाज घातक विचार रखने वाले लोग उस मंडल में नहीं रहने चाहिए। इसलिए डॉक्टर एलिंसन की समिति से हटाने का एक प्रस्ताव आया। मैं चर्चा में दिलचस्पी रखता था। डॉक्टर एलिंसन के कृत्रिम उपायों संबंधी विचार मुझे भयंकर मालूम हुए थे। उनके खिलाफ मी हिल्स के विरोध को मैं शुद्ध नीति मानता था। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर था। उनकी उदारता के प्रति भी आदर भाव था, पर एक अन्नाहार संवर्धक मंडल में से शुद्ध नीति के नियमों को ना मानने वाले का उसकी अश्रद्धा के कारण बहिष्कार किया जाए, इसमें मुझे साफ अन्याय दिखाई दिया। मेरा ख्याल था कि अन्ना हरि मंडल के स्त्री पुरुष संबंध विषयक मी हिल्स के विचार उनके अपने विचार थे। मंडल के सिद्धांत के साथ उनका कोई संबंध ना था। मंडल का उद्देश्य केवल अन्नाहार का प्रचार करना था, दूसरी नीति का नहीं। इसलिए मेरी यह राय थी कि दूसरी अनेक नीतियों का अनादर करने वाले के लिए भी अन्नाहारी मंडल में स्थान हो सकता है। समिति में मेरे विचार के दूसरे सदस्य भी थे, पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जोश चढ़ा था। उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए
यह एक महान प्रश्न बन गया। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। मैं अपना लेख ले गया। जैसा कि मुझे याद है, मैं उसे पढ़ जाने की हिम्मत भी नहीं रख सका। सभापति जी ने उसे दूसरे सदस्य से पढ़वाया। डॉक्टर एलिंसन का पक्ष हार गया। अतएव इस प्रकार से अपने इस पहले युद्ध में मैं पराजित पक्ष में रहा। पर चूंकि मैं उस पक्ष को सच्चा मानता था, इसलिए मुझे संपूर्ण संतोष रहा। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि उसके बाद मैंने समिति से इस्तीफा दे दिया था। मेरा शर्मीला स्वभाव दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर ही दूर हुआ, बिल्कुल दूर हो गया। ऐसा तो आज भी नहीं कहा जा सकता। नए समाज के सामने बोलते हुए मैं सकुचाता हूँ। बोलने से बचा जा सके तो ज़रूर बच जाता हूँ। और यह स्थिति तो आज भी नहीं है कि मित्र मंडली के बीच बैठा होने पर कोई खास बात कर ही ना सकूं, अथवा बात करने की इच्छा होती हो। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है। पहले बोलने का यह संकोच मेरे लिए दुखकर था, अब वह सुखकर हो गया है। एक बड़ा फ़ायदा तो यह हुआ कि मैंने शब्दों का मतव्य करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज सी पड़ गई। मैं अपने आप को यह प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी ज़बान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। मैं अनेक संकटों से बच गया हूँ और मुझे अपना बहुत सा समय बचा लेने का लाभ मिला है। अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया है कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्रायः अतिशयोक्ति करता है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा। औसत्य रूपी विष। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। वेंटनर ने जिस परिवार में मैं रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वह सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घुमाने ले जाती। सभ्यता के इस विचार में प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे घिसटना पड़ा। वह तो रास्ते भर बातें के फब्बारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ या कभी ना की आवाज़ भी निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देते, इससे ज़्यादा बोल ना पाता। वह तो हवा में उड़ते जाते और मैं यह सोचता रहता कि वापस घर कब पहुंचूंगा। फिर भी यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चलते। इतने में हम एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े हुए, पर अब उतरा कैसे जाए। अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वह रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वह नीचे खड़ी हंसती है, मुझे हिम्मत बढ़ाती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती है। मैं इतना पस्त हिम्मत तो कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझ शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा किया। इस तरह मैं मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। वेंटनर की तरह की ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है। एक बार मैं वहां गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था
उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। यह मेरा पहले वर्ष का समय था, वेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीज़ों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं बुढ़िया वाली मेज़ पर भी बैठ गया था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में भी हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो, अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगवाया है। मैं भोजन के पदार्थों की सूची पढ़ रहा था और परोसने वालों से पूछने की तैयारी कर रहा था। इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह सूची मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अन्नाहारी हूँ, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सी चीज़ें निर्दोष है। उस महिला ने कहा, तो लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और सूची समझा देती हूँ। तुम्हारे खाने लायक चीज़ें मैं तुम्हें बता सकूँगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा वो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी वर्षों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने को न्योता। वह दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, प्रयत्न करके मेरा शर्मीलापन छुड़ाती थी, जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उसके बातचीत करने को ललचाती थी। वह अपने घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी, कभी कभी हमें अकेला भी छोड़ देती थी। आरंभ में मुझे यह सब बहुत कठिन लगा, बात करना सूझता न था, विनोद भी क्या किया जाए, पर वह बुढ़िया मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा। उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती, उसे इस संग में रस आने लगा। उसने तो हम दोनों का हित की चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता। उस दशा में क्या वह चाहती कि किसी के साथ मेरा ही विवाह हो? अब भी देर नहीं हुई है। मैं सच सच कह दूं तो अधिक संकट से बच सकूंगा। यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर नीचे उसका सार देता हूँ। जब से हम ब्राइटन में मिले, आप मुझे पर प्रेम रखती रही है। माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो यह भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध से अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे यह कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे यह कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं वे इस देश में अपने विवाह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में यह भी कह देना चाहिए कि मेरा विवाह बचपन में हुआ है और मेरे एक लड़के भी हैं। आपसे इस बात को छिपाने का अब मुझे बहुत दुख होता है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया है उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, पर आप तो स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में यह बात आगे ना बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगे
तो मुझे उससे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चित ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग ना करेंगे तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूँगा। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुए और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वह तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, यह अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है। अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगे, तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटूंगे। विश्वास रखो कि हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर तो अपने विवाह आदि की बात करने मुझे कहीं घबराहट नहीं हुई। विभिन्न धर्मों से परिचय। विलायत में रहते हुए दो थियां ससोफेस्ट मित्रों से मेरी पहचान हुई। दोनों सगे भाई थे और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता की चर्चा की। वे एडविन आर्नल्ड का गीता का अनुवाद पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए न्योता दिया। मैंने गीता संस्कृत में या मातृभाषा में पढ़ी ही नहीं थी। मुझे उसने कहना पड़ा कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं है, पर मैं उसे आपके साथ पढ़ने को तैयार हूँ। इस प्रकार मैंने उस भाइयों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया। श्लोकों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। उनकी भनक मेरे कान में गूंजती ही रही। उस समय मुझे लगा कि भगवद गीता अमूल्य ग्रंथ है। यह मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तत्व ज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रंथ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। मैं इसके लगभग सभी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ गया हूँ, पर एडविन आर्नल्ड का अनुवाद मुझे श्रेष्ठ प्रतीत होता है। उसमें मूल ग्रंथ के भाव की रक्षा की गई है, फिर भी वह ग्रंथ अनुवाद जैसा नहीं लगता। इस बार मैंने भगवद गीता का अध्ययन किया, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। मेरे नित्य पाठ का ग्रंथ तो वह कई वर्षों के बाद बना। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में मुझे मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने मुझसे ईसाई धर्म की चर्चा की। मैंने उन्हें राजकोट का अपना स्मरण सुनाया। वे सुनकर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। यह सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में दो में से एक भी वस्तु का सेवन करना कर्तव्य रूप नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबिल पढ़ें। मैंने उनकी यह सलाह मान ली। उन्होंने बाइबिल खरीद कर मुझे दी। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि वे भाई खुद ही बाइबिल बेचते थे। उन्होंने नक्शों और विषय सूची आदि से युक्त बाइबिल मुझे बेची। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, पर मैं पुराना इकरार ओल्ड टेस्टामेंट तो पढ़ ही ना सका। जेनेसिस सृष्टि रचना के प्रकरण के बाद तो पढ़ते समय मुझे नींद ही आ जाती। मुझे याद है कि मैंने बाइबिल पढ़ी है, यह कह सकने के लिए मैंने बिना रस के और बिना समझे दूसरे प्रकरण बहुत कष्टपूर्वक पढ़े। नंबर्स नामक प्रकरण पढ़ते पढ़ते मेरा जी उचट गया, पर जब नए इकरार न्यू टेस्टामेंट पर आया तो कुछ और ही असर हुआ। ईसा के गृह प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे मैंने हृदय में बसा लिया। बुद्धि ने गीता के साथ उसकी तुलना की। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे
बायां गाल भी उसके सामने कर दे। यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। सामल भट्ट के छप्पे की याद आ गई। मेरे बाल मन ने गीता, आर्नल्ड कृत बुद्ध चरित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया। मन को यह बात जच गई कि त्याग में धर्म है। इस वाचन से दूसरे धर्मचारियों की जीवनियाँ पढ़ने की इच्छा हुई। किसी मित्र ने कार्लाइल की विभूतियाँ और विभूति पूजा, हीरोज एंड हीरो वर्शिप पढ़ने की सलाह दी। उसमें से मैंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद का प्रकरण पढ़ा और मुझे उनकी महानता, वीरता और तत्पश्चर्या पर पता चला। मैं धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सका। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरे कुछ पढ़ने की फुर्सत में नहीं निकल सका, पर मेरे मन ने यह निश्चय किया कि मुझे धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्बल के बलराम। बौद्धिक धर्म ज्ञान के इस मिथ्यापन का अनुभव मुझे विलायत में हुआ। पहले भी मैं ऐसे संकटों में से बच गया था, पर उनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता। कहना होगा कि उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। अब तो मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक अनुभव ले चुका था। बहुत करके मेरे विलायत निवास के आखिरी साल में, यानी 1890 के साल में, पोर्ट अस्मथ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक हिंदुस्तानी मित्र को निमंत्रण किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे। हमें एक महिला के घर ठहराया गया था। पोर्ट अस्मथ खलासियों का बंदरगाह कहलाता है। वहाँ बहुतेरे घर दुराचारणी स्त्रियों के होते हैं। वे स्त्रियां वेश्या नहीं होती, ना निर्दोष ही होती है। ऐसी ही एक घर में हम लोग टिके थे। इसका यह मतलब नहीं कि स्वागत समिति ने जानबूझकर ऐसे घर ठीक किए थे। रात पड़ी, हम सभा से घर लौटे। भोजन के बाद ताश खेलने बैठे। विलायत में अच्छे भले घरों में भी इस तरह गृहिणी मेहमानों के साथ ताश खेलने बैठती हैं। ताश खेलते हुए निर्दोष विनोद तो सब कोई करते हैं, लेकिन यहाँ तो विभत्स विनोद शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरी साथी इसमें निपुण है। मुझे इस विनोद में रस आने लगा। मैं भी इसमें शरीक हो गया। वाणी में से क्रिया में उतरने की तैयारी थी। ताश एक तरफ धरे ही जा रहे थे, लेकिन मेरे भले साथी के मन में राम बसे। उन्होंने कहा, अरे तुम में यह काली युग कैसा? तुम्हारा यह काम नहीं है, तुम यहाँ से भागो। मेरा ख्याल है कि पर स्त्री को देखकर विकारवश होने और उसके साथ रंगरेलिया करने की इच्छा पैदा होने का मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग था। उस रात मैं सो नहीं सका। अनेक प्रकार के विचारों ने मुझ पर हमला किया। घर छोड़ दूं, भाग जाऊं, मैं कहाँ हूँ? अगर मैं सावधान न रहूं तो मेरी क्या गत हो? मैंने खूब चौकन्ना रहकर बरतने का निश्चय किया। यह सोच कर लिया कि घर तो नहीं छोड़ना है, पर जैसे भी बने पोर्ट अस्मथ जल्दी छोड़ देना है। सम्मेलन 2 दिन से अधिक चलने वाला न था, इसलिए जैसा कि मुझे याद है, मैंने दूसरे ही दिन पोर्ट अस्मथ छोड़ दिया था। मेरे साथी पोर्ट अस्मथ में कुछ दिन के लिए रुके। उन दिनों में मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और वह हम में किस प्रकार काम करता है। उस समय तो लौकिक दृष्टि से मैं यही समझा कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया है, पर मुझे विविध क्षेत्रों में ऐसा अनुभव हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने बचाया। वाक्य का अर्थ आज मैं अच्छी तरह समझने लगा हूँ। बैरिस्टर के रूप में भारत वापसी।
परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून 1891 के दिन बैरिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 सीलिंग देकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। पर मेरी निराशा और मेरे भय की कोई सीमा न थी। मैंने अनुभव किया कि कानून तो मैं निश्चय ही पढ़ चुका हूँ, पर ऐसी कोई भी चीज़ मैंने सीखी नहीं है जिससे मैं वकालत कर सकूं। बैरिस्टर कहलाना आसान मामूल हुआ, पर बैरिस्ट्री करना मुश्किल लगा। कानून पढ़ा पर वकालत करना ना सीखा। कानून में मैंने कई धर्म सिद्धांत पढ़े जो अच्छे लगे। पढ़े हुए कानूनों में हिंदुस्तान के कानून का तो नाम तक ना था। मैं यह जान ही ना पाया कि हिंदू शास्त्र और इस्लामी कानून कैसे है। ना मैंने अर्जी दावा तैयार करना सीखा। मैं बहुत परेशान हुआ। फिरोज शाह मेहता का नाम मैंने सुना था। वे अदालतों में सिंह की तरह गर्जना करते थे। विलायत में उन्होंने यह कला कैसे सीखी होगी। दादा भाई नौरोजी के नाम एक पत्र मेरे पास था। उस पत्र का उपयोग मैंने देर में किया। ऐसे महान पुरुष से मिलने जाने का मुझे क्या अधिकार था। आखिर मैंने उन्हें अपने पास का सिफारिशी पत्र देने की हिम्मत की। मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुझसे मिलना चाहो और कोई सलाह लेना चाहो तो ज़रूर मिलना। पर मैंने उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं दिया। किसी भारी कठिनाई के सिवा उनका समय लेना मुझे पाप जान पड़ा। इसलिए उक्त मित्र की सलाह मानकर दादा भाई के सम्मुख अपनी कठिनाइयाँ रखने की मेरी हिम्मत ना पड़ी। निराशा के तनिक सी आशा का पुट लेकर मैं कांपते पैरों आसाम जहाज़ से बम्बई के बंदरगाह पर उतरा। उस समय बंदरगाह में समुद्र क्षुब्ध था, इस कारण लॉन्च बड़ी नाव में बैठकर किनारे पर आना पड़ा। इस प्रकार बापू के जीवन का पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरा भाग दूसरे वीडियो में सुनने को मिलेगा। यदि हमारे द्वारा सुनाई गई यह आत्मकथा पसंद आई हो तो अपना प्यार भरा विचार कमेंट में ज़रूर भेजें। हमें आपके विचार का इंतज़ार रहेगा। दिल से धन्यवाद।